नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तो खैर है ही, लेकिन डेमोक्रेसी से ये उम्मीद रखना कहीं ज्यादा रीजनेबल है कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करेगी। जब देश ने इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो तब भी क्या आमदनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर लाइफ गुजार सके? क्या डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और लोगों के बीच इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या डेमोक्रेसी आने से अपॉर्चुनिटीज और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से हो पाता है? डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है। रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल अरेना में सामने सामने बराबर का दर्जा तो मिलता ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी बढ़ता हुआ देखते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर जो है, पैसे वाले लोग, इनकम और वेल्थ में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, कंट्रीज की टोटल इनकम में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। सोसाइटी के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने में, गुजारने में उसके लिए काफी कम साथ मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ जैसी बेसिक नीड्स पूरी करने में मुश्किल आती है। यहां पर एक क्यूट सी बच्ची फिर से पूछ रही है, डेमोक्रेसी का मतलब है मेजोरिटी का रूल, राइट? गरीबों की मेजोरिटी है, इसलिए डेमोक्रेसी का मतलब हुआ गरीबी का राज, यानी कि गरीब लोगों का राज, उनका रूल। पर ऐसा होता तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता है ऐसा? एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। इकोनॉमिक की क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में आपने इंडिया की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे वोटर्स में भी गरीबी की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके वोट से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तैयार नहीं होती जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ दूसरी कंट्रीज में हालत इससे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है। कई गरीब देशों के लोग अपनी फूड सप्लाईज के लिए भी अमीर देशों से उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या डेमोक्रेसीज शांति और सद्भाव का जीवन जीने में सिटीजन्स के लिए मददगार साबित हो सकती है? डेमोक्रेसी से ये उम्मीद करना सही है कि वो हार्मोनियस सोशल लाइफ अवेलेबल कराएगी। हमने इससे पहले के चैप्टर्स में देखा कि डेमोक्रेसीज कई सारे तरीके से सोशल डिवीजन को संभालती है। हमने पहले चैप्टर 1 में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपनी यहाँ के एथनिक ग्रुप्स की आकांक्षाओं के बीच सक्सेसफुली नेगोशिएट किया। डेमोक्रेसीज आमतौर पर अपने अंदर की कंपटीशन को संभालने के लिए जो होता है वो प्रोसीजर डेवलप करती है। इससे टकराव के विस्फोटक या हिंसक वाइल्ड एकदम वो रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। यहाँ पर एक बच्चा है जो काफी टेंशन में लग रहा है, पूछ रहा है आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डेमोक्रेसी में इस बात का पक्का इंतजाम होता है कि लोग एक दूसरे का सिर ना फोड़े। ये तो हार्मोनी की स्थिति ना हुई। क्या हम इतने भर से खुश हो जाएं? कोई भी सोसाइटी अपने डिफरेंट ग्रुप्स के बीच टकराव को पूरी तरह और परमानेंटली नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन डिफरेंसेस को
का आदर करना जरूर सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से मैकेनिज्म बिठाने का तरीका डेवलप कर सकते हैं। इस काम के लिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स आमतौर पर अपने इंटरनल सोशल डिफरेंसेस से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इस तरह सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट को संभालना निश्चित रूप से डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट है। पर श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए डेमोक्रेसीज को अपने आप भी दो कंडीशन को पूरा करना होता है। पहली, ये गौर करना जरूरी है कि डेमोक्रेसी का सीधे सीधे अर्थ मेजॉरिटी ओपिनियन से रूल करना नहीं है। मेजॉरिटी को हमेशा से ही माइनॉरिटी का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी गवर्नमेंट जनरल व्यू की इच्छा को रिप्रेजेंट कर पाती है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियंस कोई परमानेंट चीज नहीं होती। दूसरा है, यह भी समझना जरूरी है कि मेजॉरिटी के रूल का मतलब रिलीजियन, रेस या लिंग्विस्टिक आधार के मेजॉरिटी ग्रुप्स का रूल नहीं होता। मेजॉरिटी के रूल का मतलब होता है कि हर फैसले या इलेक्शन में अलग अलग लोग और ग्रुप मेजॉरिटी का निर्माण करें या मेजॉरिटी में हो सकते हैं। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रहता है जब तक हर एक सिटीजन को किसी ना किसी चांस पर मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिले। अगर किसी को जन्म के आधार पर, बर्थ के बेसिस पे मेजॉरिटी का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब डेमोक्रेटिक रूल उस पर्सन के लिए अकोमोडेटिव नहीं रह जाता। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट रिवाइज में एक इंटरेस्टिंग इमेज दी गई है, जिसमें एक्चुअली दो इमेजेस हैं। लिखा है, सोशल डिवीजन पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के दो तरह के इफेक्ट को इन दो इमेजेस के माध्यम से दिखाया गया है। हर एक इमेज का एग्जाम्पल देते हुए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में दोनों सिचुएशन के आउटकम्स के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स की गरिमा और आजादी। व्यक्ति की डिग्निटी और फ्रीडम के मामले में डेमोक्रेसी किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफी आगे है। हर एक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर कॉन्फ्लिक्ट तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। डिग्निटी और फ्रीडम की चाह ही डेमोक्रेसी के आधार है। दुनिया भर की डेमोक्रेसीज इस चीज को मानती है, कम से कम प्रिंसिपल के तौर पर तो जरूर। अलग अलग डेमोक्रेसीज में इन बातों पर अलग अलग डिग्रीज अचीव होती है। डेमोक्रेसीज हमेशा सिटीजन्स के राइट्स का सम्मान नहीं करती, फिर भी जो समाज लंबे टाइम तक गुलामी में रह रहे हैं उनके लिए ये एहसास करना आसान नहीं है कि सभी इक्वल हैं। यहां वुमेन की डिग्निटी का ही एग्जाम्पल ले। दुनिया की ज्यादातर सोसाइटीज मेल डोमिनेंट सोसाइटीज हैं। वुमेन के लंबे संघर्ष, स्ट्रगल के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि वुमेन के साथ डिग्निटी और इक्वालिटी का व्यवहार डेमोक्रेसी की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं पे ये हालत है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन के साथ हमेशा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब प्रिंसिपल में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो अब वुमेन के लिए सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन से अपने प्रति जो गलत धारणाएं हैं और व्यवहारों के खिलाफ स्ट्रगल करना आसान हो गया है, क्योंकि वहां इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी ना तो सबऑर्डिनेशन में मान्य है और ना तो डोमिनेशन में। यह बात कास्ट इनइक्वालिटीज पर भी लागू होती है। इंडिया में डेमोक्रेसीज ने कमजोर और भेदभाव का जो शिकार हुई है, उस कास्ट के लोगों के इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के दावे को
ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड एट्रोसिटीज़ के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी यानी कि लीगल या मोरल सपोर्ट नहीं मिलता। परहैप्स इसी एहसास के चलते आम लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट के प्रति ज़्यादा वैल्यूड हुए हैं। यहाँ पर एक लड़की है जो पूछ रही है, मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड एग्जाम की चिंता है, पर डेमोक्रेसी को इतनी सारी एग्जाम से गुजरना होता है और एग्जामिनर्स भी करोड़ों मिलियंस होते हैं। डेमोक्रेसी से लगाई गई उम्मीदें एक्सपेक्टेशन को किसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। डेमोक्रेसी की एक खासियत है कि उसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वो एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब डेमोक्रेसी से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वो और लाभों की डिमांड करते हैं। यही रीजन है कि जब पूछते हैं तो वो हमेशा डेमोक्रेसी से जुड़े। यही रीजन की है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि डेमोक्रेसी के कामकाज के बारे में, तो उनका हमेशा डेमोक्रेसी से जुड़ी अपनी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन का पिटारा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी डेमोक्रेसी की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग कितने अवेयर हैं, कितने सचेत हो गए हैं और वो सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का क्रिटिकली मूल्यांकन करने लगे हैं। डेमोक्रेसी के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना डेमोक्रेसी की सफलता को बताता है। साथ ही ये लोगों के प्रजा से नागरिक यानी कि पीपल टू सिटीजन बनने की गवाही भी देता है। आज ज्यादातर लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और ये उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी प्रभावित करता है। नीचे एक पिक्चर दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऊपर दिए गए कार्टून या ग्राफ को देखें, दोनों में इस हिस्से में उठाए गए पॉइंट्स सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम को दर्शाया गया है। कार्टून या ग्राफ से जुड़ने वाले सेंटेंसेस को अंडरलाइन करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोजा पार्क्स कौन थी और यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है? तो रोजा पार्क्स के बारे में ज्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि रोजा पार्क्स एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी अमेरिका में, जो शायद 2005 में वो डेड हो गई और काफी फेमस थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर 7। आई होप आपको पसंद आया होगा और कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यस शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।